हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता लग ही गया कि मैं इस सितंबर 2023 में कनाडा के लिए जा रहा हूँ अपनी हायर स्टडीज़ करने। अब आप सब लोगों में से जैसे आपको बहुत सब लोगों में से पता ही होगा कि कनाडा का फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हमको किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, और उसके लिए या तो हमको आइल्स का एग्जाम का टेस्ट चाहिए होता है या तो फिर कोई और टेस्ट चाहिए होता है जो कि बेसिकली वो कॉलेज ही रिक्वायर्ड करता है। बट मैं मेजोरिटी लेके चल रहा हूँ कि मेजरली सब आइल्स ही रिक्वायर करते हैं। तो आइल्स की मैंने तैयारी कैसे करी, मैंने अपना सारा प्रिपरेशन कैसे करी, क्योंकि मैं एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं क्लासेस में मतलब डे टाइम पे नहीं जा सकता था। मेरा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता था 9 to 7। उसके साथ मैंने कैसे अपने आइल्स की तैयारी करी और 2 वीक में 7 बैंड लिए जॉब के साथ। तो हमने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, हम लोगों ने मिलके एक टीचर को बोला जो कि मेरे फ्रेंड के घर पे पढ़ाने आता था सुबह सुबह 6 बजे। अब 6 से 8 वो हमको पढ़ाने आता था और हम 6 से 8 पढ़ते थे, और ऐसे कर कर आके शाम को मैं ऑफिस के बाद प्रैक्टिस करता था दोबारा। 6 से 8 भी मैं टेस्ट देता था और उसके बाद घर आके भी मैं टेस्ट को रिवाइज करता था और देता था। तो ऐसे करते कराते 2 हफ्ते हुए और फिर मैंने अपना आइल्स का एग्जाम बुक करवाया, फिर आइल्स का एग्जाम दिया और उसके बाद अच्छे बैंड आए, फिर अप्लाई किया एंड नाउ आई एम हेयर कि मतलब मेरा वीज़ा गया हुआ है, पासपोर्ट गया हुआ है पीपीआर के लिए, वो जस्ट अभी आता ही होगा 1-2 दिनों में। तो अब आप सब लोग भी तैयारी करने का सोच रहे होगे। तो बेसिकली मैंने जो अपनी जर्नी से सीखा 2 हफ्ते में कि क्या क्या टिप्स मैंने आजमाई, क्या क्या ट्रिक्स हुई जिससे मेरे को इतनी जल्दी अच्छे बैंड मिल गए। मतलब 2 हफ्ते के हिसाब से जॉब के साथ 7 बैंड इज गुड इनफ, आई थिंक सो। आप ज़्यादा भी अटेंड कर सकते हो और ज़्यादा टाइम पढ़ के और ज़्यादा समझ के। हर बंदे की इंग्लिश अलग अलग होती है। तो सबसे पहले रीडिंग की बात करता हूँ। जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था ना, जैसे आइल्स में क्या होता है, अगर आप आइल्स बुक कराते हो तो आपको एक बुक आती है, उस बुक में 4 मॉक होते हैं जिसमें हर मॉक के अंदर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का सारा डिटेल होती है, जिसको आप एज ए मॉक दे सकते हो। क्या रियल एग्जाम ऐसे की टाइप का आएगा। तो मैंने क्या करा, ओल्ड बुक्स के जो पेपर्स थे ना वो हमारे प्रिंट आउट निकलवा लिए, और वो जो ओल्ड बुक्स के मतलब जो आइल्स के अभी 16 या 17 चल रही होगी बुक, उससे पुरानी जो बुक्स थी 12, 13, 14, और रोज एक एक वो करता था। तो जब मैंने पहला रीडिंग दिया ना, अब रीडिंग के लिए हमारे पास 1 घंटा होता है। 1 घंटे में हमको पूरा वो 3 रीडिंग के अंदर 3 पैराग्राफ्स होते हैं, सारे कंप्लीट करने होते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया ना तो 1 घंटा हो गया और मैं सिर्फ 2 ही कंप्लीट कर पाया। मैंने 1.5 घंटे में 3 करे। अगले दिन थोड़ा और कम टाइम लगा, फिर धीरे धीरे मैं टाइम लिमिट पे आया कि हाँ 1 घंटे में 3 कंप्लीट हो गए। बट नंबर अभी भी कम ही थे, नंबर अभी भी 6 बैंड के राउंड थे, क्योंकि इतना अभी नया नया आया था। उसमें ऐसा होता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ इजी, सेकंड ऐसे, थर्ड और इजी, थर्ड और डिफिकल्ट, सॉरी। तो अब मैं देने लगा तो मेरे को सेम ही नंबर आ रहे, मेरे बढ़ नहीं रहे। 2-3 दिन हो गए, मैंने तो क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि उल्टा ट्राई करते हैं, पहले डिफिकल्ट वाला देते हैं, क्योंकि अगर 3 पैराग्राफ हैं 60 मिनट्स हैं तो 20-20 पर पैराग्राफ हुआ, लेकिन इजी वाले को कम टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले डिफिकल्ट देते हैं। अगर मैंने डिफिकल्ट 22 में भी कंप्लीट कर लिया, 23 में भी कर लिया, और दूसरा वाला पैराग्राफ मैंने 20 में भी कर लिया, तो तीसरा वाला मैं 15 मिनट में कर लूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाला सबसे ईजी होता है। तो जब मैंने ये टेक्निक आजमाई ना, मेरे धीरे धीरे मार्क्स बढ़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे मार्क्स 7 बैंड के 7, 7.5, मॉक में हमेशा ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, तो मैं 7.5 तक पहुंच गया। तो रीडिंग में मेरे यहाँ पे हो गया कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं रीडिंग में कर लूंगा। जिसमें मुझे जैसे कि एक पैराग्राफ होता है, इसमें 7 एक सेक्शन ये भी होता है कि पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के उसकी हेडिंग मैच करनी होती है। तो वहाँ पे कोई डिफिकल्टी आती थी, मैं कभी कभी नहीं मैच कर पाता था। तो फिर मैंने ट्रिक आजमाई कि जो पैराग्राफ हेडिंग में मतलब बाकी से देखता कि ये नहीं हो सकते वाले काट दूंगा, जो बचे 1-2 इनमें से सोचता था कि क्या रेलिवेंसी होगी कीवर्ड्स मैच करके, तो मैं उसमें भी इम्प्रूव कर गया। बाकी इंग्लिश तो हम सबने पढ़ी है, तो धीरे धीरे करके अगर आप करोगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, रीडिंग हो जाता है। थोड़ा रीडिंग डिफिकल्ट सेक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर टाइम के साथ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो सुबह मैं देता था ना, टेस्ट देता था मॉक वाला, शाम को उसको रिवाइज करता था कि मेरी क्या गलतियां थी, मैं क्यों नहीं पकड़ पाया, क्या मैंने एनालाइज किया। क्योंकि एट लास्ट कोई टीचर तुमको नहीं बताएगा, कोई फ्रेंड तुमको नहीं बताएगा, तुमको खुद ही एनालिसिस करना है कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद लिसनिंग सेक्शन की बात करते हैं। लिसनिंग में मैं थोड़ा मतलब मेरे बैंड अच्छे आते थे, 8 तक आते थे, क्योंकि लिसनिंग में ना मैं मतलब मूवीज वगैरह देखता हूँ, या फिर ऑफिस में भी मेरे जो मतलब हम जब एज ए डेवलपर हम किसी क्लाइंट मीट लेते हैं तो वो भी उनकी इंग्लिश भी ऐसी होती है कि वो समझ नहीं आती। तो जब उनकी मैंने समझ ली तो लिसनिंग वालों में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। हाँ कभी कभार होती थी कि कुछ पता ही नहीं लगा कि ये लाइन कब निकल गई, बट अगर ध्यान से सुनोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस लगेगी तो लिसनिंग हो जाता है। लिसनिंग में सब ये
वो सेक्शन है जहाँ से हमारे आइल्स के ओवरऑल बैंड इंप्रूव होंगे। आइल्स का जो रिजल्ट होता है ओवरऑल, वो चारों बैंड का ऐसे मीन निकल के आता है। तो अगर आपके एक में अच्छे हैं तो आपका ओवरऑल भी ये बढ़ाएगा। किसी में कम है लेकिन लिसनिंग में आप 8 या 8.5 ले जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर ओवरऑल बैंड स्कोर, जो कि आगे वीजा लेने या किसी कॉलेज के अप्लाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद करें स्पीकिंग सेक्शन की, तो स्पीकिंग में देखो एक पूरा क्यू कार्ड होता है। उसमें पहले आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबी एंड ऑल दैट, और उसके बाद एक कार्ड देते हैं जिसमें टास्क लिखा होता है और वो 1 मिनट में सोच के हमको बोलना होता है। अब जो बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन हो गई है तो सब लोग बोल देते हैं कि हाय माय नेम इज कर्तव्य, मुझे ये पसंद है एंड ऑल दैट, और बेसिक 1-2 क्वेश्चन और होते हैं कि आपको क्या पसंद है, उसके बारे एग्जामिनर पूछता है। एक क्यू कार्ड होता है, उसमें कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी के घर जा रहे हो, आपको कैसा लगा, आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, आपके क्या प्लान्स है, आप रीसेंट ट्रैवल के बारे में कुछ बताना चाहोगे, आपके घर में डॉग है, कुछ भी। अब उसमें देखो लोग सोचते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो मेरे सच में हुआ है मेरे को वो बोलना है। कुछ क्यू कार्ड ऐसे होते हैं जो आपने कभी किया ही नहीं होता। कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे कि आप किसी लोग के घर गए, अब वो आपसे ऐसे बात कर रहा है, आपको कैसे लगेगा, या आप स्कूल गए या कुछ भी लाइक, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे टॉपिक्स आते हैं लिटरली गेट करो जो कि हमने लाइफ में नहीं करे होते। हम रिसेंटली घूमने जाते हैं, हम उसके बारे में बता देंगे कि और रिसेंट ट्रैवल प्लान क्यू कार्ड में है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जिस फील्ड के बारे में हमको नहीं पता होता, तो उसके बारे में हमको एग्जामिनर को नहीं पता कि हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है हमें नहीं पता, तो हमें कॉन्फिडेंस है उसको बना के, कुछ भी माइंड में आता है कि मैं यहाँ गया था, मैंने ये ऑब्जर्व करा, ये करा, वो बना के आप बोल दो। उसके बाद फिर उसी बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत कि आपको जैसे बुक कौन सी पसंद है, फिर एग्जामिनर उसके बारे में और डिटेल्स पूछता है, क्यों बुक पसंद है, या कुछ भी और टेक्नोलॉजी में आपको क्या पसंद है, या और उसके रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें मैंने एक चीज देखी है जब मैं पर्सनली देने गया था कि हमको कामनेस से बोल रहा है, हमको जल्दी नहीं बोलना कि मैम आई वाज लाइक दिस, आई लाइक दिस चीज, ऐसे ऐसे करके नहीं बोलना। आराम से बोलो कि आई लाइक दिस बुक, आई रेड दिस बुक बिफोर, आई ऑल्सो रेड सिमिलर टाइप ऑफ बुक लाइक दिस। तो अगर आप आराम से बोलेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस बोलेंगे, तो एग्जामिनर भी खुश होता है। लाइक मैं तो बीच बीच में कुछ मतलब बोलते बोलते कुछ फनी बात भी कर रहा था, एग्जामिनर स्माइल भी कर रही थी कि आंसर अच्छा लगा, मतलब एक सरकास्टिक वे में भी हल्का सा बोल सकते हैं बट ज्यादा नहीं। तो बस इस वे में 10 मिनट के अराउंड हमको बोलना होता है। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्मूथ नहीं भी है ना, तो आप आराम से बोल सकते हो, क्योंकि आराम से बोलने से ना हमारे ब्रेन ज्यादा सोचता है और अच्छे वर्ड्स बोलता है। कुछ 1-2 नए वर्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार ये वर्ड अच्छा था, या कनेक्शन स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हो। तो इससे हमारा स्पीकिंग का सेक्शन अच्छा जाता है और अच्छे बैंड आ जाते हैं इसमें, अगर हम कामली बोलेंगे और हम टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्यू कार्ड का हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है। या तो एग्जामिनर को खुद बोल देगा कि बस करो, या तो बोलेगा आप खुद बस कर गए, आप तो उसको बोलेगा और बोलो। तो जब तक वो खुद बस नहीं बोलता, आप अच्छे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में बोलते रहो। और स्पीकिंग में ये होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन होती है, वो आपको फ्रंट क्यू कार्ड देता है, उसकी प्रैक्टिस करो, किसी अपने फ्रेंड से बात करो, या अपने कहीं सीख रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो उनसे स्पीकिंग के प्रैक्टिस सेशन लो, जिससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो बोलते ही होगे ऑफिस में या क्लाइंट्स के साथ, तो वैसे भी इंप्रूव हो जाती है, या मूवीज देखने से नए नए वर्ड आते हैं। तो अगले सेक्शन की बात करें वो राइटिंग सेक्शन। ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगा मुझे पर्सनली और मेजरली सबको लगता है, क्योंकि इसमें ये वो सेक्शन है जो मार्क्स घटाता है। अब इसमें हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर हमको एक डाटा दे दिया जाता है, ग्राफ टाइप, पिक्टोरियल टाइप या बार ग्राफ टाइप में। उसके बेस पे हमको वो जो डाटा है उसके बेस पे हमको एक पैराग्राफ लिखना होता है, जो कि अराउंड 100 to 200 वर्ड्स का होता है, और 1 पेज होता है हमारे पास लिखने के लिए, मतलब 1-1.5 में हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा उसमें मतलब जो बताया वही हमको लिखना है, बट थोड़ा अलग वे में, कि उसको लगे कि हाँ ग्राफ पढ़ के मुझे अच्छा समझ आ रहा है, पैराग्राफ पढ़ के भी मुझे अच्छा समझ आ रहा है, तो उस वे में लिखना है। थोड़े बहुत ऐसे नए नए वर्ड्स हमको देखने हैं जो मतलब 2 पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं, जैसे इन एडिशन टू, या अपना एग्जाम्पल देने के लिए फॉर इंस्टेंस, या लाइन को आगे लेके जाने के लिए आफ्टर वर्ड्स। ऐसे नए नए वर्ड्स आप पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे, मैंने भी लिखे हुए थे, वो सारे लर्न हो जाते हैं। एक बुक आती है नहीं तो जिसमें राइटिंग के सारे वो पैराग्राफ्स होते हैं कि दोनों सेक्शन के, वो आप बुक ले सकते हो, तो वो भी हेल्प करेगी। अब इसके दूसरे सेक्शन की बात करें जहाँ नंबर करते हैं। अब इसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपको मतलब आपको ओपिनियन दे सकते हैं, कि आपको एक लाइन दे देंगे कि लाइक क्या कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी चाहिए। ये मुझे आया था कि और इससे बच्चों का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, आपको अपना ओपिनियन बताओ। तो उसमें हमको पूरा लिखना था कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हैं, कई हद तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई लोग इसमें ड्रग्स वगैरह में पड़ जाते हैं, तो
स्पोर्ट्स अपना इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें नेगेटिव हो जाता है। मतलब वो पैराग्राफ लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपको जो नेगेटिव वाला पॉइंट भी है ना उसको भी आपने ऐसे तरीके में बताना है कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, और पॉजिटिव वाले पॉइंट को तो बता सकते हो कि इससे बच्चे की फिजिकल फिटनेस होती है, कंट्री इंप्रूव होती है, या जो भी आपको पॉइंट बताना है। तो पैराग्राफ का इसमें स्ट्रक्चर होता है कि आपको 4-5 पैराग्राफ लिखने हैं, लास्ट में कंक्लूजन करना है, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखनी है, बीच में अपना ओपिनियन, फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अगर आपका और है लिखने का टाइम तो आप उसमें एक वो भी लिख सकते हो न्यूट्रल पॉइंट, कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे इस चीज को इम्प्रूव हो सकता है, कि जो वो ओपिनियन मांग रहा है उसमें आप बोलोगे कि मैं सोचता हूँ कि मैं इस चीज को इम्प्रूव कर लूंगा। तो इसी बेस पे हमारे चारों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब आपको ये वीडियो देख रहे हो, आप या आईएलटीएस की तैयारी कर रहे होगे, आप आईएलटीएस एग्जाम बुक करवा लिया होगा, तो एक बात याद रखना, आईएलटीएस ऐसा एग्जाम है जिसको अब अगर आप काम माइंडेड से दोगे ना, आराम से दोगे तो अच्छा होगा। आप खुद एनालाइज करो कि चारों मॉड्यूल में आप किस में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो, किस में आप ज्यादा ले सकते हो, किस में कम ले सकते हो। बट ये याद रखना, हर के अंदर कम से कम 6.5 तो लेने ही लेने हैं मिनिमम। इतना तो आप अपना स्ट्रांग करके चलो, जब आपके मॉक में 7.5 आने लग पड़े या 8 तक आने लग पड़े तो आप बुक करवा दो, क्योंकि रियल में थोड़े कम ही आते हैं नंबर, क्योंकि थोड़ा वो प्रेशर होता है। मेरी तो तबियत खराब चल रही थी उस टाइम पे, बुखार चल रहा था, मैं फिर भी एग्जाम देने गया था, क्योंकि पैसे खर्च कर दिए, मुझे कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना था, तो मैं लेट नहीं कर सकता था, तो मैंने जल्द से जल्द बुक करा दिया। तो ये मेरी जर्नी थी एज ए वर्किंग प्रोफेशनल। मैंने कैसे 2 हफ्ते में 7 बैंड्स लिए, पढ़ के थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स बताए, और आपको टेक्निक्स बताई रीडिंग में रिवर्स करने का, या और लिसनिंग हेडफोन पहन के ही सुनना, क्योंकि ईयरफोन पहन के मत सुनना, जो वह रियल सिनेरियो वैसे ही करना। और स्पीकिंग में अपना आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, नए नए वर्ड सीख लो, रट के मत जाना मेरे को स्पीकिंग में यही बोलना है, अगर वो पूछे यही बोलना है, क्योंकि वो और क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अपना कॉन्फिडेंटली आंसर देना स्पीकिंग में, और राइटिंग में प्रैक्टिस करके जाना, नए नए कीवर्ड देखना, अपने पैराग्राफ्स पढ़ना कि लोग कैसे लिखते हैं। कोई 6.5 बैंड का अपना सेक्शन होगा, कोई 7 बैंड का होगा, कोई 9 बैंड का होगा, ऑनलाइन बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो पढ़ना कि लोग कैसे लिखते हैं। आप बुक ले लेना एक, या पुराने मॉक्स प्रिंट आउट करवा लेना, अपने टीचर को बोल देना है, खुद प्रिंट करवा लेना, उसकी प्रैक्टिस करना। नहीं समझ आता तो खुद समझना, या किसी से टिप्स लेना कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे बताओ। और कॉन्फिडेंस रखना, आप लोग को भी अच्छे बैंड आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ए बिग थिंग कि हम नहीं कर सकते, कोडिंग नहीं है ये, वैसे कोडिंग भी हो जाती है, बट इंग्लिश इज जस्ट ए बताने की लैंग्वेज कि हम दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आप सबके बहुत अच्छे बैंड आए, आप अच्छे से तैयारी करो, आपका अच्छा सा रिजल्ट आए, उसकी वजह से आपका वीजा लगे और आप भी कनाडा जाओ। सो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट इट, जैसे मैंने लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आगे बहुत ज्यादा वीडियोज आने वाली हैं multiple topics related. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you in the next one.